हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 18। और बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो ये बच्चों इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है इसको दो हिस्सों में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हिस्से में आज लेक्चर नंबर 18 में हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और बच्चों इसमें दूसरा हिस्सा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में हम स्टडी करेंगे, जो कि होगा इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम में बच्चों ये दो हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले हिस्से में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को समझते हैं और इसके साथ एक एग्जांपल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की वो डेवलप हो। उसके बाद बच्चों दूसरे हिस्से में नेक्स्ट लेक्चर में 19 में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। और बच्चों उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ एक दो प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके जो तकरीबन 20 लेक्चर्स जो है उसमें वो चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में आज हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम जो है ये जो फिज़िक्स में ये बड़ी पॉपुलर टर्म है और बहुत सारी जगहों पे इक्विलिब्रियम जो है उसके रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, या इक्विलिब्रियम की जो पॉसिबल डेफिनेशन है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और उसकी डिस्क्रिप्शन और एक एग्जांपल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, या इक्विलिब्रियम को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, या यूँ हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम इन मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स, ठीक है, और मोस्ट करेक्टेड वर्ड्स। तो इसको बच्चों हम कहते हैं कि इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ, इसके लिए डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इफ़ अ बॉडी अंडर the action of number of forces, if a body under the action of number of forces is at rest or moving with uniform velocity, moving with uniform velocity, it is said to be or is said to be in equilibrium, right। तो इस तरह से हम इसको इक्विलिब्रियम की जो मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी जो है वो इस तरह से हो जिसमें वो रेस्ट में हो, मतलब हम देखें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, या अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें जो कंडीशन जो है वो लगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो और उस केस में नंबर ऑफ़ फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हूँ, और उन नंबर ऑफ़ फोर्सेस का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, या फिर अगर उसको मूव करता हुआ आप देखें तो आप कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम, राइट। उस पर नंबर ऑफ़ फोर्सेस लग रही। तो लेट्स से जो पहली बात जो मैंने रेस्ट वाली कही है, उस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मैस है, फ़र्ज़ कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एक मैस है, सर्टेन वैल्यू ऑफ मैस। इसमें जो अगर इसको हम थोड़ा देखें फोर्सेस के हवाले से, तो इस मैस को रेस्ट में हमने रखा है, रेस्ट में है मतलब उसमें इसका वेट होगा, एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है, इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस का जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेट्स से बच्चों कि अगर इस मैस को पुल किया जाता है इस डायरेक्शन में, तो इसको इस डायरेक्शन में पुल किया जाता है, और फिर इस डायरेक्शन में भी एक फ़ोर्स जो है वो लगाई जाती है जो कि रेजिस्टिव फोर्स है। अब अगर इन सारी फोर्सेस जो है इनके लगने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो अल्टीमेटली वी से दिस मैस इज़ एट रेस्ट, राइट। तो तमाम फोर्सेस का जो नेट रिज़ल्ट निकला वो कुछ भी नहीं है, या यूँ कह लें कि जो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रही है वो फोर्स जो है वो ज़ीरो है। सो व्हाट इज़ द नेट रिज़ल्ट ऑफ फोर्स, दैट इज़ ज़ीरो। तो उस केस में ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट
तो दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। और इसके साथ अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें मूविंग वेलोसिटी वाली, तो लेट्स से जो कि ये एक गाड़ी है, एक मतलब व्हीकल ये मूव कर रही है, इसमें भी इसका गाड़ी का जो वेट है दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड इज़ एक्टिंग अपवर्ड। गाड़ी का जो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है, उससे फोर्स पैदा होती है जो कि फॉरवर्ड है, फोर्स ऑफ इंजन, और उसके नतीजे में यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स जो है, आप कह लें फ्रिक्शन फोर्स जो है, वो रोड की फ्रिक्शन है जो एक्ट करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसके साथ जो एक एयर ड्रैग है विच इज़ एफ डी विच इज़ एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और इस केस में भी कि ये जो गाड़ी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट स्टिल अगर हम इन सारी फोर्सेस को देखें तो इन सारी फोर्सेस का रिजल्ट ये निकलता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज़ ज़ीरो, और जो कार है दैट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, फोर्सेस जो हैं वो सारी बैलेंस्ड हैं, ठीक है। जितनी फोर्सेस अपवर्ड उतनी डाउनवर्ड, जितनी फॉरवर्ड उतनी बैकवर्ड, तो इवेंचुअली द नेट फोर्स बिकम्स ज़ीरो एट सर्टेन पॉइंट। तो उस पॉइंट पे जाके अब इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इट मीन्स के जैसा कि मैंने लिखा कि इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये भी बच्चों कंडीशन जो है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही आती है। ये जो है वो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो दीज आर टू सिचुएशंस के हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, बट स्टिल दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं कि इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बट स्टिल बोथ कैन बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये जो सिचुएशन है इसको बच्चों हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो है वो मेंशन करते हैं, और फिर इसको हम बाकायदा इस तरह लिखते हैं। चलिए पहले इसमें हेडिंग बनाते हैं बच्चों, तो फिर हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने की ये पहली कंडीशन है, राइट। और आज हम स्टडी भी यही करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ही करेंगे। इसमें सेकंड कंडीशन जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें लेके आएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको बच्चों अगर मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली जो है मतलब उसको अगर हम देखें तो इन दोनों में, यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूविंग है। तो यहाँ तो हमने जनरली कहा कि ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट मूविंग है और इक्विलिब्रियम में है, जस्ट यहाँ पे ये बात की। अब अगर दोनों में अगर हम कॉमन चीज़ देखें कि ये रेस्ट में और मूविंग ऑब्जेक्ट में कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन बच्चों इसमें ये होगा कि एफ नेट इज़ ज़ीरो, मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। ये हम कहेंगे कि यहाँ पे बच्चों ये होना चाहिए या ये होगा कि नेट फोर्स एक्टिंग on an object, net force acting on an object must be zero। ये होनी चाहिए, दिस इज कंडीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यहाँ मूविंग, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, बट नाउ द कंडीशन इज कि इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम ये लिखते हैं इसको कि जो एफ नेट है that must be equals to ज़ीरो, the resultant force must be ज़ीरो। मतलब इसके ऊपर अगर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगी, लेफ़्ट को फोर्स लगी, अपवर्ड लगी, डाउनवर्ड लगी, जब हम इनको ऐड करते हैं सारी फोर्सेस को और इसमें इस कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं कि अगर राइट वाली फोर्स पॉजिटिव है तो लेफ़्ट वाली नेगेटिव है, अपवर्ड फोर्स जो है वो पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव है। मतलब फोर्स जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ डायरेक्शन। और डायरेक्शन में बच्चों फिर ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शंस भी हैं, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शंस भी हैं। अगर कोई फोर्स राइट साइड पे लग रही है तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट पे है तो उसी की नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी ज़ीरो। इस तरह अगर अपवर्ड लग रही है कोई फोर्स उसको वेक्टर से शो करेंगे तो दैट इज़ पॉजिटिव, डाउनवर्ड लग रही है उसको वेक्टर से शो करते हैं तो दैट इज़ नेगेटिव। तो इफ़ वी ऐड देम इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो व्हाटएवर। तो ये तो पॉसिबल डायरेक्शंस राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इसके अलावा भी डायरेक्शंस हो सकती हैं अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है या इस डायरेक्शन में। तो
द कंक्लूजन इज़ कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ द नेट फोर्स और एक्टिंग ऑन इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, और इसी तरह मूविंग में भी यही कंडीशन होगी कि मूविंग में अगर ये व्हीकल है, ये गाड़ी है, ये मूव कर रही है, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, अगर इन सारी फोर्सेस को हम ऐड करें और वेक्टर कंसीडरेशन करें, वेक्टर्स लें फोर्स को, और वेक्टर्स में राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड करें, वी सी दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज़ ज़ीरो। आप यूँ समझें कि जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो तब ये इंजन की जो फोर्स है वो ड्रैग से और फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा थी। ठीक है, तो एफ ई वॉज ग्रेटर दैन एफ डी एंड एफ ई, बट ये गाड़ी जो है वो चलती रही एक स्मूथ मतलब एक ख़ास फोर्स पे चली गई, तो इवेंचुअली उस ख़ास स्पीड पे जाके, मतलब गाड़ी जो है वो एक ख़ास स्पीड पे गई, तो उस ख़ास स्पीड पे जाके जो इंजन की प्रोड्यूस्ड फोर्स थी वो इक्वल हो गई ड्रैग और फ्रिक्शनल फोर्स के। तो उस केस में अब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई। अब गाड़ी जो है व्हीकल जो है वो अब नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो है और वो अपनी इनर्शिया की जो कंडीशन है, मूविंग कंडीशन जो है उसको कंटिन्यू रखेगी और वो चलती रहेगी। ठीक है ना बच्चों, तो नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग स्टेट में हो सकता है। तो उसको आप इस तरह से समझें। अभी न्यूटन लॉज हमने पढ़ने हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिलहाल यही आप समझें कि ऑब्जेक्ट इन मोशंस कीप देयर मोशंस कंटिन्यू अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। तो ये वाला जो पार्ट है जो हम पढ़ेंगे उसमें कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखता है। तो ये गाड़ी जो है वो जब स्टार्ट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो इंजन की फ़ोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से और ड्रैग फोर्स से ज़्यादा ही होगी। उस वक्त ये गाड़ी जो है वो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन भी करेगी, लेकिन किसी ख़ास स्पीड पे जाके सपोज 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जब ये गाड़ी मूव कर रही थी तो ड्यूरिंग मोशन जो इंजन की फोर्स है वो ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। या यूँ समझे कि एक सर्टन स्पीड पे जाके ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इंजन की जो फोर्स थी उसके इक्वल हो गए। तो एट दैट पॉइंट द कार विल कीप ऑन मूविंग विदाउट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, उस वक्त नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई। तो आई एज्यूम कि इसका जो वेट है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो उस केस में बच्चों हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ये बनाते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। राइट, अब जो नेट फोर्स ज़ीरो है तो नेट फोर्स ज़ीरो होने के दो मतलब हो सकते हैं। एक बच्चों ये होता है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पहली कंडीशन या पहली बात उसमें ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट हो सकता है, तब भी ये हो सकता है। मतलब अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो। और दूसरा ये हो सकता है, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स जो है वो अगर ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ये बन गई कि नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। अब इसमें जो ये है कि आम तौर पे हम ये देखते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा हमेशा कि फोर्सेस जो है वो हमेशा राइट को हों, लेफ़्ट को हों, अपवर्ड या डाउनवर्ड ही हों। अब सर्टन केसेस जो है उनमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक मैस है और इस मैस जो है एम, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं। अब मैं राइट लेफ़्ट वाले केस से हम बाहर आते हैं। तो इस केस में अगर जो इस मैस के ऊपर कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, एक रैंडम डायरेक्शन है, दिस इज़ नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज़ नॉट वाई एक्सिस, इन बिटवीन, तो देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज़ नो वर्टिकल डायरेक्शन। तो मतलब ये है कि उसमें जो ये है कि एफ़ जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, एक रैंडम किसी एंगल थीटा पे जो है ये फोर्स लग रही है। मीन्स इसको यूँ भी दिखा सकते हैं कि ये जो एक फ़ोर्स है वो इस तरफ को एक्ट कर रही है, दिस इज़ F1, दिस इज़ F2, टू फोर्सेस हैं। तो इसमें जो अब लाजमी नहीं है कि हमेशा फोर्सेस जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्ट करें। उस केस में फिर हम ये फोर्सेस डिफरेंट एंगल्स पे एक्ट करती हैं, तो उस केस में फिर हमारे पास जो ये सोल्यूशन है कि हम इनके कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स जो है वो इस तरह से कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो हमारे पास जो मैस है वो यहाँ पे पड़ा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स है एफ़। तो हम इस फोर्स एफ़ के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स ले लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जो है एफ वाई ले लेते हैं।
तो फिर हम ये करते हैं कि अगर जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट कर रही है, अगर उस फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, तो उस केस में फिर हम उस फोर्स के कंपोनेंट्स जो है ये बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट्स जो है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा या हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। तो उन कंपोनेंट्स जो है उनको बनाने पर फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, अगर उसको फिर हम लिखना चाहें, उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में लिखना चाहें या एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो उसको बच्चों फिर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये कह सकते हैं कि समेशन एफ इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। या यूँ कह लें कि समेशन एफ नेट इज़ इक्वल टू समेशन एफ इक्वल्स टू ज़ीरो, या यूँ कहना चाहिए, या इसको जिस तरह मैंने पहले लिखा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ नेट है that must be equals to zero. Summation f means sum of all the forces acting on an object must be zero. जिस तरह से मैंने कंडीशन में लिखा था कि if a body under the action of number of forces, so the number of forces are summation f, sum of all the forces that must be zero. और कंपोनेंट की फॉर्म में जैसे जो मैंने कहा है कि हम लिख सकते हैं कि जो समेशन एफ एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, और हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन एफ वाई है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। समेशन एफ एक्स जो है इस मतलब इसका बेटे जो ये कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी ज़ीरो, एंड समेशन एफ वाई मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। मीन्स ऑल द फोर्सेस, जो भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, अब इसमें जो ये अंडरस्टूड है समेशन एफ एक्स मीन्स कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन राइट डायरेक्शन एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस तरह समेशन एफ वाई जो है दैट मीन्स ऑल द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उनका सम जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरह से हम फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकली इस तरह से कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। दूसरा जो ये याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन जो है इसके केस में, जब फर्स्ट कंडीशन होती है फुलफ़िल होती है, तो उस केस में देयर इज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। ये भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन जब फुलफ़िल होती है तो उस केस में कोई लीनियर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा था कि व्हेन एफ नेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स द एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। सो व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ फुलफिल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो यहीं पे हम इसको नोट कर लेते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट कंडीशन के केस में ज़ीरो होता है, और इस सिचुएशन में फिर हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो भी कह सकते हैं। जिस तरह ये गाड़ी है ये मूव कर रही है, तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को फिर जो हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो भी कह सकते हैं। या यूँ कहें कि जब फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट का जो इक्विलिब्रियम होता है, या मतलब यूँ कह लें कि जब लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो फिर हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, या आप यूँ कह लें कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो इस तरह से फुलफ़िल होगी। ठीक है, अब ये है बच्चों कि हमारे पास इस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इसको फर्दर जो है बच्चों इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है वो एक एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट जो है पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कहेंगे, तो उसमें जो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समेशन एफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और समेशन एफ एक्स में तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज़ीरो, उनका सम ज़ीरो। मीन्स उसमें फिर ये भी कन्वेंशन है कि जो राइट वर्ड फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव और लेफ़्ट वर्ड जो है वो नेगेटिव, और समेशन एफ वाई में जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं उनको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो है वो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर स्टेटमेंट के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट इसमें लिखा है अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स। ये हमारे पास डायग्राम है कुछ इस तरह से, और इसमें ये जो हमारे पास एक स्पोर्ट है यहाँ पे, और ये इस स्पोर्ट के साथ
ये जो कॉर्ड बांधी है, एक स्ट्रिंग है या कॉर्ड है जो यहाँ पे, उसके साथ एक वेट बांधा है दैट हैज़ सर्टेन वैल्यू। तो उसमें जो ये है कि ये वेट जो है ये हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि इस वेट की क्या वैल्यू है। और इसमें सिचुएशन ये है कि इस कॉर्ड को जब इस वेट को इस कॉर्ड के साथ बांधा है तो ये कॉर्ड जो है इस तरह से ये सिचुएशन बनी कि बिल्कुल दरमियान से नहीं बांधा। अगर इस कॉर्ड को, इस वेट को बिल्कुल दरमियान से बांधा होता तो फिर डेफिनेटली दोनों तरफ जो एंगल होने थे वो सेम होते, मतलब सेम एंगल्स बनते अगर इस कॉर्ड को दरमियान से अटैच किया होता इस मैस के साथ। अब चूंकि इस मैस को बिल्कुल इस स्ट्रिंग के कॉर्ड के सेंटर से बिल्कुल अटैच नहीं किया तो इसलिए थोड़ा एंगल्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। तो हमने ये बताना है कि मैक्सिमम कितना जो है वो वेट हम इस कॉर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं जो ये स्ट्रिंग जो है उसको बियर कर सकती है, ठीक है। और डेफिनेटली ब्रेक होने से पहले कितना वेट जो है ये मतलब स्ट्रिंग के ऊपर ये लोड उठा सकती है ये स्ट्रिंग। और उसमें भी फिर ये चूँकि हमने इसको बांधा है इस वेट को इस स्ट्रिंग के साथ, तो जब इस स्ट्रिंग के साथ इस वेट को बांधेंगे तो दोनों तरफ टेंशन होगी इस स्ट्रिंग में, इस तरफ भी टेंशन होगी और इस तरफ भी टेंशन होगी इसके अंदर। तो इसमें फिर ये है जो कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस है या मैक्सिमम टेंशन जो है कॉर्ड के अंदर वो जिस भी साइड पे होगी दैट इज़ 50 न्यूटन। उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस साइड पे जो है ये टेंशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसमें हम ये लेते हैं कि इस तरफ जो टेंशन है स्ट्रिंग में दैट इज़ T1 और इस तरफ जो टेंशन है दैट इज़ T2 और नीचे की तरफ वेट जो है दैट इज़ W इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब जो हम ये करते हैं कि इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ी है। और सोल्यूशन में पहले हम इसकी फोर्स डायग्राम जो है ये ड्रॉ कर लेंगे, फोर्स वेक्टर डायग्राम आप कह लें। और इस डायग्राम में जो हम ये मतलब देखते हैं कि इसमें जो T1 है या T2 है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें जो इसका पॉइंट लेके हम इस तरफ को बनाते हैं कि ये फोर्स जो है ये T2 है, ये जो टेंशन 2 है जो इस तरफ स्ट्रिंग में टेंशन होगी दैट इज़ T2 और इस टेंशन का जो एंगल बनता है दैट इज़ 20 डिग्री। उसको शो भी इसी तरह किया है कि छोटा एंगल हो। और यहाँ पे कहीं जो इसका एंगल जो है वो दूसरा बनेगा विच इज़ 60 डिग्री। तो इसको यहाँ पे हम दिखा लेते हैं कि ये जो एंगल बना इस डायरेक्शन में, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा और ये T1 है टेंशन जो इस तरफ होगी और उसमें जो W जो है उसको फिर हम यहाँ पे जो है वो दिखा देते हैं कि इस तरफ जो है ये W है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी इस गिवन डायग्राम में 3 वेक्टर्स हैं, एक T1 है, एक T2 है और एक W है। तो तीनों वेक्टर्स की हमने एक वेक्टर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली। इसको फोर्स डायग्राम कह सकते हैं, इसको जो वेक्टर डायग्राम हम कह सकते हैं, जिसमें T1 दिखा दिया, T2 दिखा दिया और W जो है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब जो ये है हमारे पास कि अब चूँकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि सिचुएशन इक्विलिब्रियम में ये होता है कि फोर्सेस जो है दैट आर नॉट ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो वही चीज़ हमारे सामने आई है कि जिसमें T1 और T2 जो है ये दो स्ट्रेसिंग फोर्सेस हैं, टेंशन्स हैं जो स्ट्रिंग में होंगी ड्यू टू दिस वेट। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं T1 और T2 इन दोनों की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, इट मेक सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो उस केस में फिर समेशन Fx और समेशन Fy इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो पहले T2 के कंपोनेंट्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है कंसीडर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम T2 के और फिर T1 के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो T2 में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा T2 इंटू कॉस 20 और जो सामने वाला कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा T2 साइन 20। तो ये जो एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं किसी वेक्टर के तो उसमें जो एंगल जो होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस लेते हैं और सामने वाला कंपोनेंट जो है ये हमेशा साइन लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे यहाँ से T2 के, तो T2 cos 20 हॉरिजॉन्टल, T2 sin 20 वर्टिकल। इस तरह जो T1 के अगर हम दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो यहाँ से भी वर्टिकल लाइन आएगी और इसमें भी एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा विच इज़ T1 cos ऑफ 60 और दूसरा जो हमारे पास आएगा T1 sin ऑफ 60 जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब हमने ये पहला स्टेप किया कि हमने T1 और T2 फोर्सेस जो हैं इनके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो बना लिए। अब आप देखें कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं
T1 और T2 को रिजॉल्व करने के बाद तमाम फोर्सेस जो हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, इनके ऊपर अब हम समेशन Fx और समेशन Fy वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट बच्चों इसमें ये करते हैं कि समेशन Fx वाली कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि समेशन Fx जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। राइट वाली जो है फोर्स उसको जो पॉजिटिव लेंगे तो इट मीन्स T2 cos 20 जो है ये पॉजिटिव होगी, माइनस T1 cos 60 जो है ये जो होगी नेगेटिव, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस हैं, T2 cos 20, T1 cos 60। तो यहाँ से जो अगर ये फोर्स उस तरफ चली जाए तो वैल्यू हमारे पास आएगी T2 cos 20 इक्वल्स टू T1 cos ऑफ 60। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं रेशो निकालूँ T1 ओवर T2 तो आप देखेंगे कि T1 ओवर T2 अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास बच्चों ये वैल्यू बनेगी cos ऑफ 20 ओवर cos ऑफ 60। ठीक है, यहाँ से बच्चों T2 जो है इस तरफ T1 के नीचे और यहाँ से बच्चों cos 60 इधर आ जाएगा। अब अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें, यहाँ से T1 ओवर T2 को अगर हम सॉल्व करें तो cos 20 ओवर cos 60 अगर हम बच्चों कर दें तो इसमें हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 1.88। ठीक है, सो T1 ओवर T2 इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास जो आंसर आता है T1 ओवर T2 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.88 द आंसर। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो T1 है दैट इज़ ग्रेटर दैन T2, और वो यहाँ से बच्चों पता चलता है क्योंकि हमने देखा कि T1 ओवर T2 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ये जो आंसर आया है T1 over T2 that is equals to 1.88, which means this answer is greater than 1. So greater than 1 means the value of tension T1 is greater than value of tension T2. तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो T1 is greater than T2 यही उसने कहा था the maximum load that can be suspended at P if maximum breaking stress of the cord used is 50 Newton। इसका मतलब है कि जो T1 है वो स्ट्रेस T2 स्ट्रेस से ज़्यादा है, टेंशन से ज़्यादा है, तो T1 की वैल्यू जो है यहाँ पे वो फिर होगी 50 न्यूटन। सो द मैक्सिमम वैल्यू यानी जो T1 की वैल्यू है जो कि ग्रेटर दैन T2 है, T2 वैल्यू से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जब इस वेट को यहाँ पे लटकाएंगे स्ट्रिंग के साथ तो मैक्सिमम स्ट्रेस T1 पे होगा। ठीक है, इस तरफ होगा, और T1 की वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन है जो उसने मतलब हमें कहा था क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें T1 पता चला। उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन में जब हमने समेशन Fx यूज़ किया तो हमें T1 का पता चला। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये भी जो दूसरी कंडीशन लगाते हैं समेशन Fy की, तो वहाँ से T2 भी हमें पता चल सकता है। तो समेशन Fy जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज एंड डाउनवर्ड फोर्सेज इज़ ज़ीरो। अब यहाँ से बच्चों जब हम देखते हैं ये कंडीशन तो हम ये देखते हैं समेशन Fy में कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है T1 sin 60, इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास है T2 इंटू sin 20, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में W है, तो इसमें जो हम ये करेंगे कि यहाँ पे माइनस W और ये सारा सम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो T1 sin 60 प्लस T2 sin 20 माइनस W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ देखें तो T1 की वैल्यू जो है वो 50 है, sin 60 जो है दैट इज़ 0.866। उसके बाद प्लस T2 की वैल्यू जो है ये हमने अब फाइंड करनी है, T2 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू जो है उसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी जो T2 की वैल्यू भी हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें इस इक्वेशन से कि हमारे पास T1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1.88 इंटू T2, राइट। इसको फिर मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ, चलें इसको यहाँ पे अरेज करते हैं और थोड़ा सा पार्ट यहाँ से अरेज करके हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो आप देखें कि हमारे पास आया था T1 ओवर T2 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.88, तो यहाँ से हमारे पास जो T1 है वो आ जाएगा 1.88 T2, राइट। तो ये इक्वेशन चलेगी, तो T1 की वैल्यू जो है दैट इज़ 50, तो T1 की वैल्यू अगर 50 लगा दें तो वी गेट 1.88 इंटू T2, तो यहाँ से जो T2 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 50 ओवर 1.88, और अगर इसको हम सॉल्व करें 50 ओवर 1.88 तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास आता है 26.6। ठीक है, सो वी गेट T2 इज़ 26.6 न्यूटन, राइट। ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं इधर ही, राइट।
तो यहाँ से बच्चों T1/T2 1.88 था, तो T1/T2 ये T2 उधर चला गया, फिर T1 की वैल्यू 50, तो यहाँ से हमने T2, तो T2 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आई 26.6 न्यूटन, और उसके बाद जो साइन 20 जो है दैट इज़ 0.34, तो 0.34 इक्वल्स W। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो W है तो 50 इंटू 0.866 और फिर 26 इंटू 0.344, दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके ऐड करें तो जो हमारे पास जो W आता है दैट इज़ इक्वल्स टू 52 न्यूटन। ठीक है, सो दिस W इज़ 52 न्यूटन। तो 52 न्यूटन जो है, अगर बच्चों ये W वेट जो है ये 52 न्यूटन हो, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है जिसके साथ इस वेट को बांधा है उसमें जो T1 होगा वो 50 न्यूटन होगा मैक्सिमम, और T2 जो है वो 26.6 न्यूटन स्ट्रेस बनेगा। यानी इस स्ट्रिंग के अंदर जब इस स्ट्रिंग से बांधेंगे इसको वेट को, तो 52 न्यूटन वेट जब बांधेंगे तो उसमें T1 जो है वो बच्चों बनेगा 50 न्यूटन, दैट इज़ मैक्सिमम स्ट्रेस, और T2 जो है उसमें बनेगा 26.6 न्यूटन स्ट्रेस बनेगा। तो इस 52 न्यूटन की वजह से, और ये मैक्सिमम होगा वेट 52 न्यूटन जो हम इस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। 52 से 53 करेंगे तो फ़ौरन ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने इस एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक होगी बात बच्चों, तो ये था प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड जो चीज़ हमने देखी वो बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में कंडीशन थी। ठीक है, ये जो कंडीशन हमने देखी थी समेशन Fx इक्वल 0 और समेशन Fy इक्वल 0, इस चीज़ को हमने यूज़ करके ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया। तो ये नेक्स्ट भी जो आप याद रखें, जब भी डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस दी हों और वो एक्स और वाई डायरेक्शन में ना हो तो फिर हम उनके कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे T1 और T2 के कंपोनेंट्स बनाए और फिर उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, वहाँ से वैल्यूज़ पता चली T1 की और T2 की, और फिर उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो है समेशन Fy की कंडीशन लगाई, तो वहाँ से हमें W की वैल्यू जो है वो पता चल गई। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लेक्चर नंबर 18। तो इसको बच्चों इधर ही रखते हैं, इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया। नेक्स्ट है बच्चों लेक्चर नंबर 19 में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, और उसमें फिर एक दो प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो अपने कमेंट्स में जो है वो लिखते रहें। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, या मुझे टेक्स्ट मैसेज करें ताकि उसको भी हम डिस्कस कर सकें। अदरवाइज़ इट इज़ ऑल फाइन। पढ़ते रहें अच्छा सा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।